हेलो बच्चों, हमने इसकी जो पहले क्लास में पढ़ी कि जनन क्रिया में नियंत्रण कैसे लाया जाए और जनसंख्या की जो बढ़ती हुई दर थी उसको कम किया जाए, है ना। कैसे कम करें उसको। अब हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक अच्छा टॉपिक है एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे। देखिए, आप ध्यान से इसको सुनते रहिए और देखते रहिए कि आखिर ये एमनियोसेंटेसिस किस प्रकार से क्रिया करती है, हम इसमें क्या सीखते हैं, क्या जानते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस वह विधि है, एमनियोसेंटेसिस वह विधि है जिसमें क्या किया जाता है जी। गर्भ में पल रहे शिशु के गुणसूत्रीय संरचना और संख्यात्मक जो असामान्यताएं हैं, उनमें गुणसूत्र की जो संख्या है उसकी जो असामान्यता है उसका पता लगाया जाता है। उसकी संरचना कैसी है, उसकी संख्या में असमानता कैसी है, उसको पता लगाया जाता है। गर्भ में पल रहे शिशु की गुणसूत्रीय संरचनात्मक और संख्यात्मक क्या असामान्यता को पता लगाया जाता है। ठीक है, गर्भ में शिशु एक तरल पदार्थ द्वारा घिरा होता है। गर्भ में क्या, शिशु एक तरल पदार्थ से पूरी तरीके से घिरा रहता है। एक गुब्बारे के अंदर समझो, एक गुब्बारे के अंदर जिस तरीके से पानी भर देते हैं उसी तरीके से गर्भ में एक तरल द्रव पदार्थ भरा होता है जिसके मध्य में शिशु तैरता रहता है। ठीक है, इस द्रव में जायगोट से बनी कोशिकाएं पाई जाती हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो डॉट डॉट दिखाई दे रही हैं वो जायगोट से बनी क्या हैं, कोशिकाएं हैं। ठीक है, जायगोट से बनी इसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं। लगभग 8 से लेकर 12 सप्ताह तक सिरिंज की सहायता, है ना, 8 से लेकर 12 सप्ताह के बाद सिरिंज की सहायता से एमनियोटिक द्रव को निकाला जाता है। जो एमनियोटिक द्रव होता है उसे क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। ठीक है, कितने दिन बाद, 8 से लेकर 12 सप्ताह के बाद सिरिंज की मदद से एमनियोटिक जो द्रव होता है उसको बाहर निकाला जाता है। ध्यान रखा जाता है कि ऐसा करते समय शिशु का जो भ्रूण है उसे क्षतिग्रस्त ना हो, है ना, कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए द्रव से कोशिका को पृथक कर। अब उस द्रव में जो मौजूद थी जायगोट की जो कोशिकाएं, उन्हें क्या करेंगे, हम अलग कर लेंगे, पृथक करके उसमें उपस्थित जो गुणसूत्रों हैं उसको अध्ययन करेंगे। किसकी मदद से, सूक्ष्मदर्शी की मदद से। ठीक है, यदि किसी प्रकार की गुणसूत्रीय सामान्यता पाई जाती है ना, जब हम उसका अध्ययन करेंगे उस दौरान अगर गुणसूत्रीय असामान्यता मौजूद होती है तो महिला को गर्भपात की सलाह दे देनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई गुणसूत्रीय असामान्यता पाई जाती है तो महिला को गर्भपात की सलाह दे देनी चाहिए। एक्स तथा वाई गुणसूत्र की उपस्थिति के आधार पर शिशु की लिंग का पता भी किया जाता है। यह एक ऐसी तकनीक है जिससे एक्स और वाई गुणसूत्र की उपस्थिति के आधार पर शिशु नर हो या मादा इसका पता लगाया जाता है। अतः इसका उपयोग मादा भ्रूण के गर्भपात के लिए किया जाने लगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा एमनियोसेंटेसिस की इस जो कड़े निर्देश जारी कर दिए गए ताकि जन्म से पहले माता पिता को ये पता ना हो कि आने वाली जो संतान है वह बेटा है या बेटी है, नर है या मादा है। ठीक है, जिससे उनकी हत्या ना हो। आपने ध्यान से इस वीडियो को देखिए, है ना, तो इसमें आप पूरी पहचान समझ में आ जाएगा कि यह क्या कह रहा है ना। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि परिवार नियोजन या जन्म नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है।
परिवार नियोजन किस प्रकार से होना चाहिए, जन्म नियंत्रण कैसे होना चाहिए। आज विश्व की सबसे बड़ी जो समस्या है वह मानव जनसंख्या की अप्रत्याशित वृद्धि होना है ना। सबसे बड़ी समस्या विश्व में है कि लोगों का या मानवों की जनसंख्या में अतिशय वृद्धि होना। अतिशय जनसंख्या के कारण देश की प्रगति क्या हो रही है, रुक रही है। प्राचीन काल में प्राकृतिक प्रकोपों, महामारियों के कारण जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित रहती थी, परंतु आज विज्ञान ने प्राकृतिक प्रकोपों, महामारियों पर नियंत्रण प्राप्त किया है। इसे हमने पहले भी पढ़ा, इसके बारे में किस प्रकार होनी चाहिए, है ना। जन्म दर की वृद्धि होती है और मृत्यु दर की कमी होती है, जिससे जनसंख्या विस्फोट होता है, जनसंख्या की वृद्धि होती है। ठीक है, तो हम इसके जो नए नए पॉइंट्स हैं, जैसे जन्म नियंत्रण की जो विधियां हैं, कैसे उसको नियंत्रित किया जा सके, उन विधियों को पढ़ते हैं। तो पहला जो विधि है वह प्राकृतिक विधि है और दूसरा विधि क्या कहलाता है, कृत्रिम विधि या वैज्ञानिक विधि। तो आइए मैं बता दूं आपको प्राकृतिक विधि क्या है। प्राकृतिक विधि किस प्रकार से है, ये विधियां अंडाणु एवं शुक्राणु से संगम को रोकने के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। मादा के अंडाणु और नर के शुक्राणु को आपस में मिलने से रोकने का जो सिद्धांत है उसके ऊपर कार्य करता है। इस विधि में किसी भी प्रकार की औषधि उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। मिलन को रोकने के लिए किसी भी उपकरण या औषधि का उपयोग नहीं किया जाता। इसके अंतर्गत 3 विधियां आती हैं, मुख्य रूप से 3 विधियां इसके अंतर्गत। पहला जो है आवधिक संयम या लय विधि, है ना। आवधिक संयम या लय विधि, इस विधि में दंपत्ति माहवारी जो चक्र है, दंपत्ति माहवारी जो चक्र है 10वें से लेकर 17वें दिन की अवधि में संभोग से बचते हैं। ठीक है, 10वें से 17वें दिन की जो अवधि होती है उससे संभोग में बचते हैं। और प्राकृतिक विधि है ऋतुस्राव के 10वें या तो 17वें दिन के बाद, है ना, उस अवधि में संभोग करने से बच जाते हैं, जिससे अंडोत्सर्ग की जो अपेक्षित अवधि होती है ना, वह अवधि 10वें से लेकर 17वें दिन की जो अवधि होती है वह संभोग के लिए पर होती है और महत्वपूर्ण अवधि होती है, जिसमें अंडोत्सर्ग की अपेक्षित अवधि होती है। इस दौरान संभोग करने पर गर्भधारण की जो अवसर है वह क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ऋतुस्राव के बाद। ठीक है, अब देखिए, अतः इस दौरान सहवास से बचना उत्तम होता है। उस परिस्थिति से हटकर, है ना, उन दिनों में, उन अवधियों में संभोग नहीं किया जाना चाहिए। बाह्य स्खलन, दूसरा जो पॉइंट है प्राकृतिक विधि में बाह्य स्खलन करना। इस विधि में पुरुष संभोग के दौरान वीर्य स्खलन के ठीक पूर्व अपना लिंग स्त्री की योनि से बाहर निकालकर वीर्य को सेचन से बचाता है। ठीक है, संभोग के दौरान नर अपने वीर्य स्खलन के ठीक पूर्व, है ना, ठीक पूर्व मादा के योनि से उसे बाहर निकाल देता है, जिससे वीर्य का अंडाणु से नहीं मिल पाता, शुक्राणु का अंडाणु से मिलन नहीं हो पाता। ठीक है, जिससे शिशु का निर्माण नहीं होता। अगला है स्तनपान अनावर्तव। इस विधि में इस तथ्य पर निर्भर करती है, यह जो विधि है यह तथ्य पर निर्भर करती है कि प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग व ऋतुस्राव प्रारंभ नहीं होता। जब शिशु जन्म होता है उसके बाद, प्रसव के बाद, अर्थात जब शिशु जन्म लेता है उसके बाद स्त्री द्वारा शिशु को अगर भरपूर मात्रा में पूरी तरीके से स्तनपान अगर कराया जाता है तो अंडोत्सर्ग और ऋतुस्राव
प्रारंभ ही नहीं होता। अतः जितने दिनों तक माता शिशु को पूर्णतः स्तनपान कराना जारी रखती है, पूरी रूप से जारी रहती है, गर्भधारण के अवसर शून्य हो जाते हैं। गर्भधारण की जो क्षमता होती है उस समय शून्य होती है। यह विधि प्रसव के बाद अधिकतम 6 माह की अवधि तक ही कारगर साबित होती है। जब बच्चा शिशु जन्म ले लेता है उस समय से लेकर 6 माह तक की अवधि तक यह चलता है। उसके बाद पुनः अंडोत्सर्ग और ऋतुस्राव चक्र जो चलती है वह प्रारंभ हो जाती है। अगला जो विधि है वह है वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि किस प्रकार से है, देखिए कि मुखीय निरोधक गोलियां, है ना, मुखीय निरोधक गोलियां किस प्रकार से दिया गया है। मुखीय निरोधक गोलियां यह विशेष प्रकार की टैबलेट्स होती हैं जिनका उपयोग महिलाओं द्वारा किया जाता है जब जन्म नियंत्रण की एक सरल विधि है, सरल विधि है। ठीक है, इन गोलियों में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो अंड निर्माण को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, और गर्भधारण को क्या करते हैं, ये पूर्ण रूप से रोक देते हैं, बाधित कर देते हैं। माला डी, है ना, माला डी या माला एन आजकल प्रयोग की जाने वाली प्रमुख मुख्य निरोधक गोलियां हैं जिनमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा इस शब्द को, इसमें क्या पाया जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पाया जाता है, जो मादा शरीर की हर एक कोशिकीय क्रियाओं को संपन्न करती है और नियंत्रित करती है। ये दोनों हार्मोन शरीर में होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है वह क्या है, शुक्राणु और अंडाणु को निषेचन से रोकना, आपस में संयुग्मित नहीं होने देना है, मिलने नहीं देना है, इस प्रकार से रोकना। तो निम्न प्रकारों से, निम्न विधियों से अंडाणुओं के निषेचन को रोका जाता है। ठीक है, पहला क्या है, अंतर गर्भाशयी निरोधक युक्तियां। अंतर गर्भाशयी निरोधक युक्तियां जैसे लूप या कॉपर टी को गर्भाशय में रखकर निषेचन को रोका जाता है। ध्यान से इस पॉइंट को पढ़िए कि लूप या कॉपर टी को गर्भाशय के अंदर रखकर निषेचन को रोका जाता है। दूसरा, कंडोम्स। कंडोम्स अर्थात निरोधक, यह स्पर्म को नाशक क्रीम जो होती है ना, कृमि द्वारा शुक्राणु तथा अंडाणु के मिलन को रोक देता है ना। पहले कंडोम्स का उपयोग केवल पुरुषों द्वारा किया जाता था, लेकिन आजकल महिलाओं के उपयोग के लिए भी यह तैयार किया गया है, आविष्कार किया गया है, जो जल्दी ही मार्केट्स में प्रचलित हो गई है ना, मौजूद। अब तीसरे पॉइंट्स पर हम आते हैं कि डायफ्राम, यह रबर का बना एक नलिकार आवरण होता है। रबर का बना एक नली के आकार का आवरण होता है जिनके किनारों पर लचीली धातु या स्प्रिंग्स लगी होती है। जिनके किनारों पर क्या लचीली धातु या स्प्रिंग लगी होती है, इन्हें योनि के अंदर फिट कर दिया जाता है, योनि के मार्ग में उसे रख दिया जाता है। यह भी निषेचन को रोकने का काम करती है, निषेचन होने नहीं देती। ठीक है, फेमिडोम, अगला क्या है, फेमिडोम। यह मादा कॉन्डोम्स होती है जो पॉलीयूरेथ्रिन का बना होता है। किससे बना होता है, यह पॉलीयूरेथ्रिन का बना होता है, जिसके सिरों पर एक रिंग लगा होता है, एक रिंग बना होता है ना। पॉलीयूरेथ्रिन का बना होता है जिसके पूरे सिरे पर, मुख्य सिरे पर एक रिंग बना होता है, योनि के अंदर फिट किया जाता है।
आंतरिक जो रिंग होती है वह छोटी होती है और बाहरी रिंग क्या होती है, बड़ी होती है। योनि के बाहरी भाग और योनि के दीवार को ढक देती है। ठीक है, बाहरी भाग को और योनि के आंतरिक भाग को यह क्या कर लेती है, ढक लेती है। इसके उपयोग से गर्भधारण से बचाव होती है। साथ साथ यौन जो संचारित रोग होते हैं उससे भी बचाव होती है, उससे भी सुरक्षा मिलती है। ठीक है, अगला हमारा जो पॉइंट है वह क्या है, वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी, ठीक है, ये जो पॉइंट्स है, सर्जरी द्वारा पुरुष की शुक्राणु नलिका को काटकर बांध दिया जाता है। इसमें पुरुष की जो शुक्राणु नली है, जहाँ से शुक्रवाहिनियाँ गुजरती हैं, जहाँ शुक्राणु का निर्माण होता है, उस नली को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु स्खलन के समय नहीं निकलती। ठीक है, जिसमें शुक्राणु स्खलन के समय बाहर नहीं आते। जब बाहर नहीं निकलेंगे तो निषेचन की क्रिया भी वहाँ नहीं होगी। इस क्रिया को वैसेक्टोमी कहा जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी कहा जाता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी ये क्या है, इस पॉइंट को हम पढ़ते हैं कि ट्यूबेक्टोमी क्या है। स्त्री की अंडवाहिनी को काटकर, है ना, इसमें क्या किया जाएगा, वैसेक्टोमी में हमने क्या देखा कि पुरुष की जो शुक्राणु नली थी उसे काटकर बांध दिया जाएगा, जिससे जो शुक्राणु स्खलन के समय बाहर नहीं निकलते और निषेचन कार्य नहीं हो पाता। लेकिन ट्यूबेक्टोमी में क्या होगा कि स्त्री की अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाएगा, जिससे अंडाणु गर्भाशय में नहीं आ पाते। जो अंडाणु बनेंगे वह गर्भाशय में नहीं आएंगे और निषेचित नहीं होगा। इस क्रिया को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट हमारा कहता है जन्म नियंत्रण का एक और प्रभावी तरीका है, जिसमें हार्मोन युक्त एक पैकेट मादा के शरीर की त्वचा के नीचे ऑपरेशन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। एक ऐसे प्रभावित तरीका है जिससे जन्म नियंत्रित किया जा सकता है, जिसमें क्या किया जाता है कि हार्मोन युक्त जो एक पैकेट्स होती है, पैकेट बनाकर मादा के शरीर की जो त्वचा है उसके नीचे ऑपरेशन के द्वारा उसे वहाँ रख दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इस पैकेट्स से रिस्कर हार्मोन रुधिर परिसंचरण में मिलता रहता है। इस पैकेट से धीरे धीरे करके वह ब्लड के साथ मिक्स होती जाती है और मिक्स होकर वह पूरी बॉडी पर फैल जाती है, जिससे गर्भधारण को क्या किया जाता है, रोका जाता है। गर्भधारण की इच्छा होने पर इस पैकेट को मामूली ऑपरेशन द्वारा निकाला जा सकता है ना। आजकल पुरुषों में हार्मोन युक्त पैकेट स्थापित किया जाता है। ठीक है, जो शुक्राणुओं को निर्माण को रोक देता है, जो शुक्राणुओं को निर्माण होने से रोक देता है। अगला जो हमारा पॉइंट्स है वह चिकित्सकीय गर्भ समापन। चिकित्सकीय गर्भ समापन वैधानिक रूप से गर्भपात कराकर भी जनसंख्या नियंत्रित किया जा सकता है ना। अगर हम देखें तो जनसंख्या नियंत्रण को गर्भपात करके भी नियंत्रित किया जा सकता है। शासकीय चिकित्सालयों में इसकी मुफ्त व्यवस्था उपलब्ध है, लेकिन बार बार गर्भपात करवाना स्वास्थ्य के लिए भी क्या होती है, हानिकारक होती है। इस कारण गर्भधारण को रोकने की सबसे सही विधि हो सकती है, लेकिन यह हानिकारक है। चिकित्सकीय गर्भ समापन को शासन द्वारा कानूनी मान्यता प्राप्त है। ठीक है, हमने इसमें गर्भपात के बारे में और निषेचन जन्म नियंत्रण किस प्रकार से हो उसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, आज के लिए ये जो हमने पढ़ा है वह बस इतना ही रहेगा।
हम इसके अगले क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।